तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सोनू आरबीएसई एंड सीबीएसई के इस यूट्यूब चैनल पर। हम जो 10th क्लास की साइंस के चैप्टर्स हैं उनकी सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे थे और हमने जो अभी ऊर्जा के स्रोत में जो हमारी गोबर गैस होती है, मतलब बायोगैस से किस प्रकार बिजली का निर्माण ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, जिससे हम जो नेचुरल गैस होती है उससे हम अपनी जो एलपीजी होती है उसकी तरह उसे बना सकते हैं। और जो पवन ऊर्जा है मतलब हमारी वायु है, उसे किस प्रकार से बिजली में कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। और अभी हम क्या करेंगे, जो समुद्रों से ऊर्जा है, समुद्रों में किस प्रकार से ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उसे कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो चलो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जवरीय ऊर्जा क्या होती है, मतलब टाइडल एनर्जी। जवर सभी जानते हैं कि जो समुद्र में क्या होता है, कई क्षेत्रों में जवर उत्पन्न होता है। तो उस जवर से क्या होता है, उस जवर से जो हमारा टरबाइन होता है, जो जवर में काइनेटिक एनर्जी होती है, कौन सी, काइनेटिक, जिसे हम बोलेंगे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। जो जवर में गतिज ऊर्जा होती है उससे टरबाइन को घुमाया जाता है और टरबाइन से क्या होता है, सबको पता है आपको, बिजली का निर्माण किया जाता है। तो आपको नोट करना है, जैसा मैंने पहले भी बोला था अभी भी बोला हूँ, जो 10th क्लास के प्रॉपर नोट्स आपको एक जगह रखने हैं, इसकी एक अलग कॉपी रख लो। तो जवरीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी, इसके बारे में हम लिखते हैं, लिख दो, इसमें समुद्रों में कई जगह जवर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जवर उत्पन्न होते हैं और फिर क्या होगा, इन जवरों द्वारा इन जवरों में उपस्थित काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक को आप हिंदी में क्या बोलेंगे, काइनेटिक ऊर्जा, जिसे कोष्टक में लिख लो आप गतिज ऊर्जा, जिससे आपको समझ में आ जाएगी काइनेटिक को क्या बोलते हैं। गतिज से आप सभी समझ रहे हो, गतिज ऊर्जा, जिसमें उपस्थित काइनेटिक ऊर्जा से टरबाइन को घुमाया जाता है। और सभी जानते होंगे कि टरबाइन के घूमने से क्या होता है, क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ कि टरबाइन को घुमाने से क्या होगा। टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे क्या होगी, जो हमारी विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका निर्माण होगा, जिससे हमारी जो ऊर्जा है उसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। सभी समझ गए। तो इसके बाद में हम देखते हैं, जवर ऊर्जा के बाद में हम देखेंगे जो हमारी तरंग ऊर्जा है, वेव एनर्जी। इसके बारे में, तरंग सभी जानते हैं, इसमें क्या होगा, जो समुद्री जल में जो तरंग होगी उस तरंग द्वारा क्या होगा, टरबाइन को घुमाया जाएगा और टरबाइन के घूमने से सबको पता है जो हमारी विद्युत है उसका निर्माण होता है। तो आपको लिखना है, समुद्रों में उपस्थित जल की तरंगों द्वारा क्या होगा, टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन को घुमाया जाता है और टरबाइन के घूमने से क्या होगा, टरबाइन के घूमने से क्या होगा, जो बिजली है
उसका निर्माण होगा। आपको लिखना है टरबाइन को घुमाया जाता है जिससे बिजली का निर्माण होता है। और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या है, थोड़ा सा कॉमन जो आपका माइंड है वो यूज करना है और इसे आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है, क्योंकि जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ तो हमने लिख दी है ना, उसके बाद में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दो कि जो समुद्र होते हैं उनमें कई क्षेत्रों में क्या होता है, जो जल होता है, जल में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उन तरंगों द्वारा हम टरबाइन को घुमाते हैं और टरबाइन के घूमने से बिजली का निर्माण होता है। ऐसा आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। इसके बाद में हम देखेंगे जो हमारी महासागरीय तापीय ऊर्जा है, ओशन थर्मल एनर्जी। अभी इसमें क्या नाम आ रहा है आपके पास, ताप। ठीक है, ताप। ताप क्या होता है, ताप सभी जानते हैं। इसमें क्या होगा, जो हमारा ताप है मतलब जो समुद्र का आपका किनारे का तटीय क्षेत्र है और जो समुद्र के मध्य का क्षेत्र है उसके ताप में विभेद किया जाएगा, उसके ताप में अंतर किया जाएगा और उससे ऊर्जा का निर्माण होगा। तो चलो लिखते हैं, लिख दो इसमें तटीय क्षेत्र व समुद्र के मध्य क्षेत्र के ताप में विभेद करते हैं। विभेद करते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको लिखनी है। अभी आपने जो हमारी बिजली है उसका निर्माण किन किन सोर्सों से देख लिया है, जो पवन ऊर्जा है, हमारे बायोगैस से भी हम बिजली का निर्माण कर सकते हैं, जो हम घरों में उसमें लाइट जलाने में उसका कार्य ले सकते हैं, और जो घरों में खाना पकाते हैं जो कि आपको गांव साइड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और बहुत सी गौशाला में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो बायोगैस है उसके बारे में। और जो हमारी ऊर्जा है, ओशन ऊर्जा, उसके बारे में देख लिया। तो सबको पता है कि ऊर्जा का जो सोर्स है ये हमें कई चीज़ों से प्राप्त हो रहा है, मतलब बिजली है ये कई चीज़ों से प्राप्त हो रही है, ठीक है, ये सभी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसका ताप कितना होगा। सबने अभी ताप के बारे में देखा कि जो हमारा तटीय क्षेत्र है, मतलब आपके समुद्र का तट है, वहाँ से जो मध्यम का भाग है, उन दोनों के बीच के जो ताप है उसमें विभेद किया जाता है। अभी दोनों का ताप क्या होगा वो लिखना है आपको। तटीय क्षेत्र व मध्य क्षेत्र का ताप 293 केल्विन डिग्री, या ठीक है, या तो 293 केल्विन हो या फिर क्या हो, या फिर जो आपका 20 डिग्री है, या 20 डिग्री या उससे अधिक हो, उससे क्या हो, अधिक हो। मतलब इन दोनों का जो ताप है, दोनों के मध्यम के तो जो ताप है वो 293 केल्विन या 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। इससे अधिक हो तो चलेगा लेकिन कम होना नहीं चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके बाद में हम देखेंगे जो समुद्री ऊर्जा है उसके लाभ के बारे में। अभी हम जितने भी सोर्स लेंगे सभी सोर्स में पता है आपको उसका लाभ होगा, अगर लाभ नहीं होगा तो हम उसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं, और अगर लाभ होगा तो उसकी हानि भी होगी। उसके बारे में हम देखते हैं। सभी पहले ये चीज़ जानते होंगे कि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा किसका है, पानी से ढका हुआ है। ये चीज़ सभी जानते होंगे, आई होप। कोई ऐसा तो नहीं है जो नहीं जानता है, तो कमेंट बॉक्स में बताओ सर ये चीज़ भी हमें नहीं पता है, मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। बताना क्या है, पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको लिखना है हमें पता है कि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा
किससे ढका हुआ है? जो जल है उससे ढका हुआ है। ढका हुआ है जो कि क्या? बहुत अधिक मात्रा है, बहुत अधिक मात्रा में है। ठीक है, मतलब पृथ्वी में हम केवल पृथ्वी का, अगर ये हमारी जैसे पृथ्वी है, अगर इसके हम 3 भाग बांटे, सॉरी ये 4 हो गए, अगर 3 भाग बांटे तो 3 भाग में क्या होगा? 3 भाग में ये होगा कि केवल हम इन 3 भागों में से एक भाग पर ही रह रहे हैं, बाकी में क्या होगा? बाकी में पानी ही पानी है। जैसे ये अपने इसमें 3 भाग हो गए, 1 2 3, इसमें से जो ये एक भाग है यहाँ पर, वैसे एक भाग नहीं कि एक साइड हो रहा है, बीच बीच में मानने तो एक भाग मान लो कि कई जगह क्या होगा, एक देश से दूसरे देश के बीच में जो आपका ओशन है वो भी मिलता है। वैसे अगर एक जगह देखें तो एक भाग में केवल मनुष्य रह रहा है, बाकी जो हमारा 2 भाग है, 2/3 हिस्सा है, उसमें क्या होगा? उसमें केवल जल होगा, आपका H2O होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और वैसे बोले तो किसी के मन में ये सवाल आया, बोला सर इतना पानी है कि पृथ्वी पर इतना ज़्यादा पानी हम रह रहे हैं, उससे भी डबल जगह में क्या है? पानी भरा हुआ है, जो कि कई मीलों किलोमीटर तक नीचे तक है। ठीक है, कि उनकी जो गहराई है समुद्र की वो भी बहुत ज़्यादा है, जिसे कई जो हमारे बड़े बड़े ओशन होते हैं उसमें तो हम देख ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा है। तो बोला सर कि इतना पानी है, फिर पानी की कमी क्यों? बोले फिर भी बोले जल बचाओ, और कि क्यों जल में कमी कहाँ पे आ रही है? तो बात ये है कि जो 2/3 हिस्सा है, ठीक है, मतलब ये आपका दूसरा हिस्सा है पानी का, जितने में पानी है 3 हिस्सों में से एक रह रहे हैं, बाकी 2 हिस्सों में पानी है। तो ये पानी कैसा है? ये है खारा पानी, लवणीय पानी है, न कि मीठा। और लवणीय पानी को हम नहीं पी सकते हैं, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो समुद्र है वो, अगर हम सूर्य, सबसे पहले हम देखेंगे ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? सूर्य है। ठीक है, इसके बाद में समुद्र भी एक ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सूर्य के बाद समुद्र भी ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है, क्योंकि समुद्र बहुत दूरी तक, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उससे भी हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। बस जो ऊर्जा के हमें जो उसके सोर्स है वो हमें ढूंढने होंगे। इसके बाद में क्या होगा? यह नॉन पॉल्यूटिंग है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नॉन पॉल्यूटिंग है। अभी ये कि किसी चीज़ के अगर लाभ है तो उसकी हानि भी होगी, तो आपने अभी तक लाभ को राइट नहीं किया तो कर लो, वीडियो को रोक के कर लो। इसके बाद में हम देखेंगे जो समुद्र है, समुद्र की जो ऊर्जा है उससे हमें क्या हानि होगी, मतलब समुद्री ऊर्जा के नुकसान या उससे हानि। तो सर्वप्रथम क्या होगा? ये एक नवीन तकनीक है, सबको पता है, अभी हाल ही में खोजी गई है तकनीक है। ये परंपरागत है या गैर परंपरागत, ये कुछ कमेंट बॉक्स में आप अभी बताओ कि ये चीज़ है जो समुद्री ऊर्जा है, ये परंपरागत में आएगी या गैर परंपरागत में? कमेंट बॉक्स में बता दो। आई होप सबने बता दिया होगा। ये आएगी गैर परंपरागत में। कैसे? क्योंकि जो परंपरागत है उसका इस्तेमाल हम बहुत समय पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसका इस्तेमाल हाल ही में खोजा गया है। तो ये क्या है? नवीन तकनीक है, जिससे अभी यह थोड़ी महंगी भी है। महंगी भी है। इसके बाद में देखिए, पहला तो ये हो जाएगा कि ये नवीन तकनीक है, जो कि क्या होगी? थोड़ी महंगी होगी। दूसरा क्या होगा? इससे
समुद्री जीवों को नुकसान पहुंच रहा है। समुद्री जीव जो क्या हो जाएगा आपका क्लोरा, ठीक है। क्लोरा 2-3 जीव ऐसे होते हैं उनको नुकसान होता है, नुकसान पहुंच रहा है। सभी समझ गए? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपने नोट्स प्रॉपर नहीं बनाए हैं तो बनाओ। और बोले सर पहले की वीडियो कहाँ से मिलेगी, तो पहले की वीडियो मिलेगी आपको प्लेलिस्ट से। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे आपको क्लास 10 साइंस चैप्टर NCERT की जो नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे आपको सभी जो वीडियोज़ हैं वो एक साथ मिल जाएंगे। तो सभी वीडियो को देखो और जो आपके प्रॉपर नोट्स है उससे भी बनाओ। अभी हम देखेंगे भूतापीय ऊर्जा के बारे में। भूतापीय ऊर्जा, आप सबको पता है कि जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या है, गर्म लावा है, मैग्मा है। ये चीज़ सभी को पता है। और कई जगह पर पृथ्वी में दरारें भी है, सभी जानते हैं। तो उन दरारों में क्या होगा, जो मैग्मा है उससे जो भाप निकलेगी, उस भाप का इस्तेमाल किस में होगा, ऊर्जा बनाने में होता है। और कई स्थानों पर इससे जो ऊर्जा है, इससे क्या होता है, बिजली का निर्माण भी किया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको लिखनी है। हमें पता है कि पृथ्वी की सतह के अंदर क्या है, मैग्मा है। मैग्मा है, ठीक है, जिससे कई स्थानों पर पृथ्वी में हुई दरारों के कारण उसमें से भाप निकलती है, गर्म भाप। भाप निकलती है। कई देश क्या है, कई जगह पर उस भाप से, आपको एक लाइन लिखनी है, उस भाप से ऊर्जा का निर्माण होता है। और कई जगह पर इससे बिजली भी बनाई जा रही है। बनाई जा रही है। सभी लोग पहले यहाँ तक नोट कर लो, वीडियो को रोक के नोट कर लो। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो कि आपको बेसिकली सभी को पता होनी चाहिए। अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को 10-20 सेकंड पीछे करके एक बार वीडियो को पॉज करके इसे लिख लो। अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो भूतापीय ऊर्जा है, हमने सभी में देखा कि पवन ऊर्जा में सबसे आगे कौन है और जो हमारी अन्य उसमें आगे कौन है। तो भूतापीय में सबसे आगे देश कौन सा है, तो जो हमारा अमेरिका है, अमेरिका और न्यूजीलैंड, ये दोनों भूतापीय ऊर्जा में सबसे आगे है, सबसे अग्रणी देश है। तो ये चीज़ भी आपको लिखना है। भूतापीय ऊर्जा में जो हमारी अमेरिका है व न्यूजीलैंड, लैंड क्या है, यह अग्रणी देश है, अग्रणी देश है। मतलब क्या हुआ, ये सबसे आगे है इसमें, इसके प्रयोग करने में सबसे आगे अमेरिका और जो हमारा न्यूजीलैंड है वो है। और इसके बाद में हम देखेंगे जो हमारी नाभिकीय ऊर्जा है, जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। नाभिक को आपको सबको पता है कि नाभिक क्या होगा। इसमें क्या होगा,
जो मैंने लिखा है वैसा ही आपको लिखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं इस चीज़ के, क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रिपिकल मिलेगी आपको। तो ये चीज़ आप आराम से समझो, पहले समझो उसके बाद में नोट्स बनाओ। इसमें क्या होगा, परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर फिजन पर आधारित है। किस पर आधारित है? न्यूक्लियर फिजन पर आधारित है। अभी होता है कि न्यूक्लियर फिजन क्या है, तो न्यूक्लियर फिजन क्या होगा, जो किसी परमाणु के नाभिक को तोड़ने पर, किसी परमाणु के नाभिक को तोड़ने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक क्या होता है, सेंटर में होता है, उसे तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, जब हेवी मेटल्स होते हैं, जो हमारे हेवी मेटल कौन से होते हैं, आपने जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा, जो हमारी आपकी आवर्त सारणी है उसमें आया था, थोरियम, प्लूटोनियम व हमारे जो यूरेनियम है, ये हमारे हेवी मेटल है, मतलब भारी तत्व है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्या होगा, जो हेवी मेटल होते हैं, हेवी मेटल का न्यूक्लियर फिजन कराया जाता है, न्यूक्लियर फिजन कराया जाता है। अभी न्यूक्लियर फिजन आपने देखने होगा परमाणु को परमाणु के नाभिक को, तो ये क्या होगा, जो हमारे हेवी मेटल्स होंगे, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम होंगे, इनके परमाणु के जो नाभिक होते हैं उसको तोड़ दिया जाता है, मतलब इसका न्यूक्लियर फिजन कराया जाता है, तो उससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। आपको ये चीज़ आराम से समझनी है कि हमारे में जो भारी तत्व होते हैं, जो हमारे भारी तत्व होते हैं, जो हमारे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, इनमें क्या होगा, जो ये परमाणु है, इनके नाभिक को तोड़ दिया जाता है। और इनके नाभिक को तोड़ने से क्या होगा, मतलब इनका नाभिक को तोड़ने की प्रक्रिया को हम बोलेंगे न्यूक्लियर फिजन। और इनके नाभिक को तोड़ने से क्या होगा, इनके नाभिक को तोड़ने से ऊर्जा है वो मुक्त होगी, मतलब ऊर्जा नाभिक से बाहर निकलेगी। तो क्या होगा, ऊर्जा नाभिक से बाहर निकलती है, ठीक है। इससे क्या होगा, ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, ऊर्जा ही बनानी है हमें। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये देखना आपको कि यूरेनियम के एक परमाणु के फिजन से जो ऊर्जा निकलती है, अगर यूरेनियम को लेते हैं हम, आपने क्या करना है, यूरेनियम को आपने लिया, ठीक है, तो उसका परमाणु, यूरेनियम हमारे पास कोई परमाणु है, उसके नाभिक को तोड़ा, मतलब उसका न्यूक्लियर फिजन कराया। उसके बाद में क्या होगा, न्यूक्लियर फिजन कराने से जो ऊर्जा निकलती है, और नाभिक को तोड़ने से क्या होगी, जो उसमें मुक्त ऊर्जा है, जो उसमें ऊर्जा है वो मुक्त हो जाएगी, बाहर निकलेगी, निकलती है। वह कार्बन के एक परमाणु के दहन से निकलने वाली ऊर्जा के 1 करोड़ गुना अधिक होती है, मतलब 1 करोड़ गुना बराबर होती है। अगर किसी कार्बन के एक, क्या है यहाँ पर, वह कार्बन के एक परमाणु के दहन से निकलने वाली ऊर्जा के 1 करोड़ के बराबर है। कोई कार्बन है, उसका अगर एक परमाणु ले और उसका दहन कर दे, तो उसके दहन के एक कार्बन के क्या 1 करोड़ गुना होती है, उसके 1 करोड़ गुना होती है। ये चीज़ आप जान सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा है कि हेवी मेटल्स के जो नाभिक है उसे तोड़ने पे जो ऊर्जा निकलती है वो कार्बन के एक परमाणु के दहन से 1 करोड़ है। तो ये चीज़ आप जान सकते हैं कितनी अधिक है होती है। इस हीट का इस्तेमाल करके स्टीम बनाई जाती है, और स्टीम के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्टीम क्या होती है, और स्टीम से क्या होगा, टरबाइन को चलाया जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले पिछली वाली वीडियो में बता दी है। स्टीम बनाई जाती है, फिर स्टीम से टरबाइन को चलाया जाता है। और एक चीज़ नोट करो कि जहाँ जहाँ टरबाइन चलेगा वहाँ वहाँ क्या होगा, जो हमारी ऊर्जा है, बिजली है, उसका क्या होगा, निर्माण होगा। मतलब मेन चीज़ तो टरबाइन है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किसी भी प्रकार से, किसी भी सोर्स से आपको क्या करना है, टरबाइन को चलाना है। अगर टरबाइन चल गया तो क्या होगा, बिजली का निर्माण अपने आप होने लग जाएगा। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, और आराम आराम से पूरे प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। इतनी हार्ड नहीं है, अगर आराम से समझोगे, बिना स्किप किए समझोगे, तो आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये क्या बोलना चाहता है। इसके बाद में हम देखेंगे जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके लाभ, परमाणु जो हमारी नाभिकीय ऊर्जा है उसके लाभ क्या क्या होंगे। इसके लंबे समय से इस्तेमाल से क्या होगा, यह काफ़ी सस्ता है एक तो, मतलब अगर इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करें, ऐसे नहीं कि कुछ समय के लिए इस्तेमाल कर दें। अगर कुछ समय के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन अगर लंबे समय तक थोड़ी अधिक मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, यह काफ़ी सस्ता मिलेगा, ठीक है। इसमें फ्यूल की छोटी सी मात्रा से भारी मात्रा निकलती है, क्योंकि इसका जो फ्यूल है उसकी छोटी सी मात्रा, जो हमारा नॉर्मल फ्यूल है उसकी भारी मात्रा उसके बराबर है। ये चीज़ आप जान सकते हैं, क्योंकि इसका फ्यूल थोड़ा ये एक तो हमें कम मिलता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इससे जो वायु प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन भी नहीं होता है। अभी किसी भी चीज़ की अगर
आपको लाभ मिलेंगे तो उसकी हानि भी मिलेगी, नुकसान भी मिलेंगे। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसके नुकसान के बारे में हम देखते हैं। एक तो ये क्या है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो पृथ्वी में बहुत कम मात्रा में है, तो ये चीज़ आपको लिखनी है। यह पृथ्वी में कम मात्रा में है। और क्या है, न्यूक्लियर प्लांट होते हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को प्रयोग करने में सहायता करते हैं, न्यूक्लियर प्लांट, उनको लगाने का जो खर्च है वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, वो अधिक होगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको लिखनी है। न्यूक्लियर प्लांट का खर्चा भी बहुत अधिक होता है। और एक चीज़ और लिखनी है जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो ये पॉइंट है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। यह न केवल जो हमारे जीव जंतु है उसको नुकसान पहुंचाती है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि ये जो मनुष्य में जीन होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती है। अभी जीन जानोगे, आपने जो आपके पीछे के चैप्टर्स है उसमें आपने जीन के बारे में पढ़ा था। जीन में अगर ट्राइसोमी हो जाती है कि जीन में छेड़छाड़ हो जाती है तो क्या हो सकता है, पूरा जो आपका जो लड़का पैदा होगा उसका पूरा शरीर विकलांग हो सकता है या कोई अन्य डिजीज हो सकती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। यह केवल ना केवल पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि मनुष्य, यहाँ तक लिखो और बाकी ऊपर से देख लो एक बार। मनुष्य में उपस्थित जीन्स को भी नुकसान पहुंचाता है। अभी जीन्स में सबको पता है क्या होगा, जीन्स में क्या पाया जाता है, सबको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये चीज़ मैंने पढ़ा दी है। अगर नहीं पढ़ाई है तो मैं मान सकता हूँ कि मुझे वापस बताने की ज़रूरत होगी पूरा, लेकिन आपको सबको पता है कि जीन्स में क्या होता है। पहले कमेंट बॉक्स में बता दो, आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से और मुझे भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सही से पढ़ रहा है। समझ गए? जीन्स में क्या पाया जाता है लिख दिया सबने। तो देखो, जीन्स में पाया जाता है हमारा DNA, जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका कार्य क्या होता है, ये आनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। तो यहाँ तक हमारा जो ऊर्जा के स्रोत है हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर इसमें से आपने जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, या तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या हमारी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आपको पहले क्या है, इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखनी है, उसके बाद में ये देखना है, क्योंकि जो आपके फर्स्ट एंड सेकंड है उसमें मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जैसा कि यहाँ पे किया है। उससे भी अच्छा है कि फर्स्ट में हमने बेसिक पढ़ा है, सेकंड में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे हमने प्रॉपर कंप्लीट कर लिया है। तो आपको वीडियो वो प्रॉपर देखनी है और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कर दो। और हम मिलेंगे जल्दी हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, धन्यवाद।